हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंघानिया फ्रॉम द सिंघानिया ग्रुप्स। एक विश्वास। होपफुली मैंने मेरी सारी वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, उसे लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और जो भी नोटिफिकेशन है आप सबको मिल रही होंगी। तो आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो लाया हूँ ईएमआई। तो जो लोग अभी ईएमआई से रूबरू नहीं है या ईएमआई के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके पहले मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी लोन के बारे में बताया है, उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। तो जब उसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जब भी आप कोई फाइनेंशियल हेल्प बैंक से लेते हैं, जब भी बैंक से आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपको बैंक को एक इंटरेस्ट पे करना रहता है, एज वेल एज आपको प्रिंसिपल पे करना रहता है। आप उस बैंक को इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी पे करते हैं। तो इकट्ठा तो आप पे नहीं करते हैं। तो आप जिस टर्म के लिए लोन लेते हैं, सपोज करिए आपने 5 इयर्स के लिए पर्सनल लोन लिया, तो उस पर आप मंथली प्रिंसिपल और उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट का एक फिगर अमाउंट दोनों का एडिशन होता है। और वो एडिशन आप हर मंथ इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बैंक को पे करते जाते हैं और जब 5 साल पूरा आपका पे हो जाता है तो आपका लोन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो जो आप मंथली अमाउंट जो पे कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसमें आपका प्रिंसिपल के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है। उसी मंथली जो इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं उसे ही इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट ईएमआई क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि ईएमआई जो है उसे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं। एक्चुअली आपकी जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होती है, आपके बैंक में आपका जो आज का जो अमाउंट है उसकी फ्यूचर वैल्यू, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि आज अगर आप मुझसे 5 लाख रुपए ले रहे हैं, आप बैंक से 5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू अगले 5 साल बाद जब आप रीपे करेंगे तो क्या वैल्यू होगी। तो उस वैल्यूएशन के बेसिस पे एक फॉर्मूले के साथ बैंक आपसे जो एक अमाउंट चार्ज करती है वो एक इक्वेशन के थ्रू आपका कैलकुलेट होता है, इसीलिए इसको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोला जाता है। तो फुली आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको बताया टुडे वी हैव लोन फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग बट बी इट अ हाउस, कार, फॉरेन ट्रिप एंड इवेंट। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया था आपको कि कितने तरीके के लोन होते हैं। तो लोन किसी भी टाइप्स के होते हैं और जितने भी काइंड्स ऑफ लोन आप ले सकते हैं, जब भी लेते हैं तो उसका आप मंथली बेसिस पे जो अमाउंट पे करते हैं उसी को ही आपकी ईएमआई में डिवाइड होती है, आपकी मंथली किस्तों में डिवाइड होती है। क्योंकि आप इकट्ठा लोन लेने के बाद उसे इकट्ठा पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इजी तरीके से एक इजी मोड में आपको पे करने का ऑप्शन मिलता है, तभी आपकी जो ऑप्शन आपको ईएमआई बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है कि हमारे इंडिया में लोन का कल्चर बहुत है। आज नहीं तो कभी ना कभी, चाहे आप कभी मैरिज कर रहे हो या एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं बच्चों के, या आप कभी रियल इस्टेट, कभी अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कभी कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई उसके बेसिस पे आप कुछ लोन लेना चाह रहे हैं, आपको कि अपने सिस्टर की, अपनी या किसी की शादी में कुछ पैसे देने हैं उसमें आप लोन ले रहे हैं, या आपको खुद की अपनी लग्जरी के लिए कार खरीदनी है तब आप लोन ले रहे हैं। तो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आप लोन लेते ही लेते हैं। तो जब आप लोन लेते हैं तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट लोन के क्लियर होने चाहिए कि लोन क्या होता है, लोन में ईएमआई क्या होती है, ईएमआई किस तरीके से कैलकुलेट होती है, और ईएमआई कैसे फ्लक्चुएट हो सकती है, क्या क्या आपके फ्लोटिंग ईएमआई होती है और क्या आपकी फिक्स ईएमआई होती है, नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है। वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए एट द डे ऑफ जब आप लोन ले रहे हैं। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जब भी आप लोन ले तो आपको सारी चीज क्लियर हो, कोई भी चीज आपको हिडन ना हो। तो अब हम आते हैं कि जो आप लोन अमाउंट लेते हैं उसकी ईएमआई कैलकुलेट कैसे होती है। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ईएमआई जो है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, उसका एक कॉन्सेप्ट अब आगे की स्लाइड्स में आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी जो ईएमआई होती है वो मंथली बेसिस पर एक इक्वेटेड होती है, आपकी कोटेशन होती है जो कि आपके एक ईएमआई कैलकुलेटर के थ्रू, एक फॉर्मूले के थ्रू आपको दिया जाता है और वही आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। अब क्या होता है कि बैंक आपको जब अमाउंट दे रही है
तो उसमें जो आपकी ईएमआई जो जनरेट होती है, ईएमआई में मैंने पहले ही बताया कि उसमें आपका प्रिंसिपल के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है। तो ये स्लाइड होपफुली आपको पहले से ही क्लियर हो गई होगी। अब ये भी है कि आप उस ईएमआई को एवरी मंथ देते हैं, एक आपको फिक्स डेट मिलती है। ईएमआई आपका पहले से ही प्री डिसाइड डेट्स होती हैं, उस डेट पर आपका आज के टाइम पे ईसीएस मैंडेट होता है। ईसीएस में आपका इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट मोड पहले से ही आपका एक्टिव होता है। तो अगर हर मंथ 5 तारीख को सपोज करिए कि आपकी ईसीएस की डेट है, तो आपको एक सफिशियंट अमाउंट एवरी मंथ ऑफ 5th आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जब वो उस डेट पे अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, आपका इनसफिशियंट बैलेंस हो जाता है, तो आपकी वो ईएमआई बाउंस कर जाती है, जिसके बिहाफ पे आपको नेक्स्ट मंथ में आपको पेनाल्टी भी पे करनी पड़ती है, उसका बाउंसिंग चार्ज भी पे करना पड़ता है और आपके सिविल पर भी इफेक्ट आता है। तो फुली अगर आप कभी भी लोन ले रहे हैं और आपकी ईएमआई जनरेट हुई है, तो आप हमेशा उस ईएमआई को टाइम टू टाइम बेसिस पर पे करिए और हमेशा उसके बैलेंस को मेंटेन करके रखिए, ताकि आपकी वो ईएमआई बाउंस ना होने पाए। नहीं तो आपको पेनल्टी के साथ साथ आपका फाइनेंशियल जो स्कोर होता है, जिसे हम सिविल स्कोर बोलते हैं, वो भी इफेक्ट करता है और फ्यूचर में आपको लोन लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपका प्रोफाइल नेगेटिव हो सकता है। तो अब देखते हैं कि बैंक किस तरीके से आज की डेट पे आपको जो अमाउंट देती है और फ्यूचर में जो आपसे अमाउंट लेती है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करती है, उस फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करती है। इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक आपका टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आज की डेट पे प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे जो आज आपको पेमेंट दे रही है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और उसी प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के साथ आपका फ्यूचर का जो वैल्यू निकालती है, उसे फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। और इसी टाइमली कैलकुलेशन को टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलने का इन द सेंस होता है, इस टर्म्स का मतलब ये होता है कि अगर हम आज की डेट पे या कभी भी पैसा दे रहे हैं, या फ्यूचर में बैंक को अगर जो पैसा मिल रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू आज की डेट पे क्या, आज की डेट पे जो है, और 5 साल बाद उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन को लेकर के, आपके जीडीपी फैक्टर्स को लेकर के, प्लस प्रॉफिट को लेकर के क्या कैलकुलेट होके निकलती है, तो वो जो अमाउंट निकलेगी, उसमें जो भी टाइम गैप है, जो भी टाइम लिया आपने जो पेमेंट करने में, तो उस टाइम की जो वैल्यू होगी, वो जो सम होगा जो उस फ्यूचर डेट पे जो बनेगा, तो इन्हीं प्रोसेस को, इसी वैल्यूएशन को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। तो फुली टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको क्लियर हो गया होगा कि आज की डेट पे जो पैसा है और 5 साल बाद जो पैसा मिलेगा, मतलब आज की डेट पे जो पैसा है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, और फ्यूचर में जो अमाउंट बैंक आपसे जो रिसीव करती है ईएमआई में या टुकड़ों में, वो आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है। और फ्यूचर वैल्यू में जो कैलकुलेशन होता है, तो वो जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है, जो अमाउंट फिगर बन के आती है, उसका जो कैलकुलेशन का जो मेथड है और उसको टर्म्स है, उस टर्म को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया गया है कि 100 रुपए आज अगर इन्वेस्ट किया गया 9% के इंटरेस्ट पे और 9 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ, तो जो एडिशनल वैल्यू होगी वो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी, आप भी जान रहे हो। और वही फ्यूचर की जो कैलकुलेशन होगी, जो टर्म होगा, उसे हम बोलेंगे आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हम आते हैं कि जो आपकी ईएमआई होती है वो किस तरीके से आपकी कैलकुलेट होती है, या आपकी जो भी ईएमआई होती है वो कैसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर आपकी रह जाती है ईएमआई में, तो किस तरीके से आपका ईएमआई आपका बढ़ जाता है। कभी कभी होता है कि आपका इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है, तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लोन ले रहे हैं। जैसे आप ईएमआई जब पे करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फिक्स रेट ईएमआई चाह रहे हैं या फ्लोटिंग रेट ईएमआई चाह रहे हैं। तो हाँ, होपफुली आपको इस स्लाइड में समझ में नहीं आएगा। इस स्लाइड में कहने का कॉन्सेप्ट यही था कि जो लोन आप बाई करते हो या जो लोन आप कभी बैंक से लेते हैं, तो कभी कभी 2 तरीके के आपके लोन होते हैं। कभी कभी आपके फिक्स इंस्टॉलमेंट लोन होते हैं, प्लस आपके साथ साथ कभी ऐसा होता है कि आपका फ्लोटिंग इंस्टॉलमेंट के भी आपके
लोन्स होते हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट पे उनके कैलकुलेशन अलग अलग होती है और उसी कैलकुलेशन के बेसिस पे उनका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो अलग अलग आता है। तो अब आते हैं कि पेमेंट ऑप्शन मतलब कि आपकी कितने तरीके की ईएमआई होती है। एक फिक्स रेट ईएमआई होती है और फ्लोटिंग रेट ईएमआई। फिक्स रेट जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हर महीने आपका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट है वो एक कैलकुलेशन हो जाती है और वो उस कैलकुलेशन की वजह से वो अमाउंट आपकी फिक्स रहती है। सपोज करिए आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया 5 साल के लिए, तो आपका जो 5 साल तक मंथली लेवल पे जो इंस्टॉलमेंट है जो आपके 60 महीने की बनी 5 साल में रीपे करने की, वो हमेशा आपकी फिक्स रहेगी, कभी आपकी बढ़ेगी नहीं, हर महीने आपकी फिक्स रहती है। और फ्लोटिंग रेट ईएमआई क्या होती है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डिमिनिशिंग मेथड पे जा रहे हैं या इंक्रीजिंग मेथड पे जा रहे हैं, और वो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट पे फ्लक्चुएशन पे भी वो डिपेंड करती है। और कभी आरबीआई का रेट कट हुआ तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, जैसा कि अभी 0.25% जो आरबीआई ने कट किया है, और वो हमेशा रेट कट्स करती है तो आपको उसमें बेनिफिट्स मिलता है। तो उस तरीके की ईएमआई को हम लोग फ्लोटिंग रेट ईएमआई बोलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं डज माई ईएमआई स्टिल कांस्टेंट। तो हाँ, अगर आप ऑप्शन लेते हैं फिक्स कॉस्ट ईएमआई के तो आपकी ईएमआई कांस्टेंट होती है, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स के होने की वजह से आपकी ईएमआई कांस्टेंट नहीं रहती है, आपकी ईएमआई जो है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। अब वो क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन था कि डज माई ईएमआई स्टेज कांस्टेंट, तो उसमें बोला यस दो द ईएमआई इज अनइक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंसिपल इट्स स्टेज कांस्टेंट। अब अनलेस, अब यही वो चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी ईएमआई कांस्टेंट नहीं रह पाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है। पहला, अगर आपका प्री पार्ट ऑफ लोन चल रहा है, ये बेसिकली उन लोन्स में होता है जैसे आप रियल एस्टेट में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इन बेसिस पे आप पहले आप प्रिंसिपल जो है आपका बिल्डर को पूरी तरीके से नहीं जाता है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट चार्ज है वही आपका जितना अमाउंट डिसबर्स होता है उतने डिसबर्समेंट पे आपको केवल इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ता है। क्योंकि जब तक वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता, जब तक उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक बैंक भी बिल्डर को पूरा पैसा डिसबर्स नहीं करती है। और जब बैंक को पूरा पैसा डिसबर्स नहीं करेगी, जितना अमाउंट वो बैंक को वो बिल्डर को डिसबर्स करती है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। और जब 3 साल, जैसा कि रेरा ने बताया, 3 साल में या 4 साल में जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस पूरे अमाउंट पर जितना डिसबर्स किया गया है आपका, तब प्रिंसिपल और साथ ही साथ इंटरेस्ट वो दोनों चार्ज हो जाता है और तब आपकी ईएमआई आपकी बढ़ चुकी होती है। तो यहाँ पे आपका जो ईएमआई है वो आपकी फ्लक्चुएटेड हो जाती है। और दूसरा है, आपने अगर फ्लोटिंग रेट लोन लिया हुआ है तो उसमें आपकी कांस्टेंट रहेगी नहीं। अगर टेन्योर आपने कम ज्यादा किया, टेन्योर अपना बढ़ाया या घटाया, उस बेसिस पे भी आपकी ईएमआई पर काफी इफेक्ट आता है। और दूसरा, कभी कभी आपने ईएमआई ली और ईएमआई लेने के बाद आप सपोज करिए कि 3 साल बाद आपने टॉपअप करा लिया, अपने लोन का टॉपअप करा लिया, आपने लोन लिया उसका 2 से 3 साल बाद आपने टॉपअप करा लिया, तो उसके बेसिस पर भी आपकी ईएमआई इंक्रीज कर जाती है, इन ईएमआई आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिन कंडीशंस में आपकी ईएमआई कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारी हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, क्लियर हो गए ये सारी चीजें। अब फॉर्मूला क्या है, कैसे ईएमआई आपकी कैलकुलेट की जाती है। अब बेसिकली जब भी ईएमआई का कैलकुलेशन होता है, ईएमआई के कैलकुलेशन के लिए आपके 3 फैक्टर्स होते हैं। एक आपका होता है इंटरेस्ट रेट, दूसरा आपका लोन अमाउंट, और तीसरा आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं, दैट इज द टेन्योर ऑफ द अमाउंट, टेन्योर ऑफ द लोन। ये आपका फॉर्मूला लगता है ईएमआई के कैलकुलेशन के लिए। तो पूरी आपको कभी कभी लग रहा होगा कि इतना कैलकुलेशन, हैवी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर हम लोन लेते हैं और हमें लोन लेना है तो हम इतना हैवी कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं। आज के डेट पे लोन के ईएमआई कैलकुलेटर्स आ गए हैं ऑनलाइन बेसिस पे, वो पहले से इक्वेटेड बेसिस रहते हैं। आपको बस
फिगर डालनी है, आपको कितना अमाउंट लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, वो आपको पूरी चीजें कैलकुलेट करके आपके नेट पर ऑलरेडी दिखा देती है, आपके नेट पर ऑलरेडी दिखा देती है। तो जिसका मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब प्री EMI एंड एडवांस डिसबर्समेंट, तो इसके बारे में मैंने जो अभी होम लोन का आपको एग्जांपल दिया था कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसमें जैसे जैसे डिसबर्समेंट होता जाता है वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल देती जाती है, प्रिंसिपल आप पे बढ़ता जाता है और आप उसकी EMI देते हैं, जो कि आपकी केवल इंटरेस्ट होती है। जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता रियल एस्टेट के बिल्डर की तरफ से या वहां के अथॉरिटी की तरफ से, तब तक आप केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं। और जब आपका पूरा अमाउंट डिसबर्स हो जाता है और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब जो EMI आपकी कैलकुलेट हो जाती है वो रिवाइज हो जाती है। उसमें आपका प्रिंसिपल पार्ट के साथ साथ आपका इंटरेस्ट का भी पार्ट ऐड हो जाता है, तब वो आपकी एक्चुअल EMI बन जाती है। तो होपफुली आपको इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे EMI के रिलेटेड, EMI से जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अभी की EMI की कैलकुलेशन का आपको वैसे भी फॉर्मूला देकर काफी कंफ्यूजन हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे EMI कैलकुलेटर से आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से EMI आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे देखिए कि EMI calculator.net, यहाँ पे आप आएंगे तो जैसे सपोज करिए आपको पर्सनल लोन लेना है, तो यहाँ कुछ नहीं, आप जो सपोज करिए 5 लाख रुपए का आपको लोन लेना है और रेट जो डिसाइड हुआ है वो आपका 12% है। और जो आपने एनुअल में ले चलते हैं हम लोग 5 साल के लिए आप पर्सनल लोन ले रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब आप नीचे आइए, यहाँ पे आपका जो आपका लोन अमाउंट की EMI होगी वो आपकी कैलकुलेट होके सामने ही आ जाएगी। तो आज की डेट पे सारे सब कुछ आपके नेट पे अवेलेबल हैं और आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत उतने आपको टेक्निकल आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, आपको कोई फॉर्मूला बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सब कुछ ब्रेकअप हो जाएगा कि आपने 5 साल का अगर लोन लिया है तो आपको 5 साल में अगले मतलब 60 मंथ में 11,122 रुपए की EMI पे करनी पड़ेगी। आप जो टोटल इंटरेस्ट पे करोगे उन 5 सालों में 1,67,333 रुपए पे करोगे। और जो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों सम जो पे करेंगे, जो आपकी जो मैं बता रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से जो फ्यूचर वैल्यू आप जो पे करोगे वो आपकी 6,67,333 रुपए है। मतलब आज आपने जो 5 लाख रुपए लोन लिया, आप उसके बदले में 6,67,333 रुपए पे करोगे, जो कि आपका EMI मोड होगा। तो इसके बारे में आपको कैलकुलेट करने के लिए आप 11,122 को 60 मंथ से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी फिगर यही आएगी। तो होपफुली थैंक यू सो मच। इसी के साथ EMI की मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से जो भी वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ।